हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एकदम अब नई सीरीज लेके आ रहे हैं हिस्ट्री की, जिसमें आपको 1800 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे। तो पार्ट वाइज हर दिन आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज पहला पार्ट आ रहा है। जिस जीत की जो परिवार है आपका बढ़ता जा रहा है और आपको अच्छा लगेगा, और आपको जरूर लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे अच्छा ये बढ़ता जाए हमारा परिवार और आप सबका बेनिफिट हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आज का जो पहला पार्ट है, हिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस के सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी बताते जाएंगे उसमें आपको। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका है, द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय द मैन ऑफ द मिडल स्टोन एज। ठीक है, तो मिडल स्टोन एज में पहला एनिमल कौन सा जिसको पाला गया, टेम किया गया, तो वो क्या था आपका? ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन ए में दिया है आपका डॉग, ऑप्शन बी है बुलक, ऑप्शन सी है आपका हॉर्स एंड ऑप्शन डी है आपका कैमल। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है आपका? ऑप्शन कैमल। जो याद रखना है, मिडिल एज की अगर बात करते हैं तो कौन सा वो आपका है? कैमल है। ठीक है, मिडल एज में है, मिडल स्टोन एज में कौन सा टाइम किया गया फर्स्ट टाइम यानी? तो एनिमल कैमल। ठीक है, अगर डॉग की बात करते हैं तो डॉग पहली बार कहां पर पाया गया था आपका? कहां पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसको देखा गया था। और डॉग का जो एक याद होगा आपको, डॉग के साथ जो मालिक के साथ यानी कि जो लैंड उसका था, लैंडलॉर्ड उसका, और प्लस डॉग, डॉग का बरियल कहाँ मिला था ये आपका? बुर्जहाम। बुर्जहाम कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर में मिला था। ठीक है, ये जरूर याद रखने, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है कि कहाँ पर मिला था कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? कश्मीर में, जहाँ पे डॉग के साथ साथ उसका मालिक के साथ उसको बरी किया गया था, जलाया गया, दफनाया गया था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हॉर्स की बात करें तो हॉर्स का जो आपका जबड़ा है, ये कहाँ मिला था आपका? सुतका गेंदर में। ठीक है, सुतका गेंदर में आपका इसका हॉर्स का जबड़ा मिला था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पर बात करते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अर्ली आर्यन ऑफ ऋग वैदिक एज वाज। यानी कि जो ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, जो अर्ली वैदिक यानी ऋग वैदिक पीरियड के जो आर्य थे, उनका क्या वर्क था, फंक्शन था, ऑक्यूपेशन क्या था, उनका रोजगार का सिस्टम क्या था। ठीक है, तो आपका पहला दिया है क्राफ्टमैनशिप, इसका मतलब शिल्प, शिल्प कला। ऑप्शन दिया है बी पैट पोस्टरोलिज्म यानी कि चरवाहगिरी या चरागाह सिस्टम। और नेक्स्ट क्या ऑप्शन सी में है? एग्रीकल्चर। ऑप्शन डी में है आपका ट्रेड। तो जो ऋग वैदिक पीरियड के लोग थे वो क्या थे? हर्डरर हुआ करते थे, हर्डरर। ठीक है, तो ये हार्डिंग करते थे यानी कि पॉस्चराइजम की बात करते थे, यानी कि चरवाहे टाइप हुआ करते थे, आज यहाँ कल वहाँ घुमंतू लोग हुआ करते जिनको बोले था। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो ये कब? लेटर पीरियड, लेटर जो वैदिक पीरियड आपका हुआ है, उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या हुआ है लेटर वैदिक पीरियड में? वो आपका था एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी या है, वो कहाँ से रिलेटेड थी? क्या है जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट अभी कहाँ थी, कहाँ किससे रिलेटेड थी, किस सभ्यता से या सिविलाइजेशन से रिलेटेड थी, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है चाइनीज सिविलाइजेशन, ऑप्शन दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी दिया आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन डी दिया आपका इजिप्टियन। तो जो क्यूनिफॉर्म ये स्क्रिप्ट थी वो किससे रिलेटेड थी आपका? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? मेसोपोटामियन, ऑप्शन सी राइट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट बात करें तो कौन सी है वहां पर? वहां पर स्क्रिप्ट है पिक्टोग्राफिक। ठीक है, जैसे हिंदी की देवनागरी है, तो हिंदी में देवनागरी के जो वर्ड होंगे वो यूज किए जाते हैं। तो ऐसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें कौन सी स्क्रिप्ट है? पिक्टोग्राफिक है, जिसमें शब्दों के चित्र बनाए गए हैं। लेकिन अभी तक हम लोग क्या कर पाए, उसको समझ नहीं पाए उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट रिलीजन इज एसोसिएटेड विद द सरमन ऑफ माउंट। जो सरमन ऑफ माउंट है, जो कहा गया है, किस रिलीजन से रिलेटेड है? ठीक है, ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए में क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन बी में दिया है आपका पारसी रिलीजन, ऑप्शन सी में दिया है इस्लाम रिलीजन, ऑप्शन डी में दिया है ज्यूज रिलीजन। तो जो सरमन ऑफ माउंट है, ये किसने कहा था? जीसस क्राइस्ट ने कहा था। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट ने सरमन ऑफ माउंट दिया गया था, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन की कैसे लोगों को लिविंग करना चाहिए या कैसे उनको रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, तो ये किसने दिया था?
जीसस ने दिया, तो जीसस किससे रिलेटेड है आपका? क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, यानी कि जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किसके रूल के समय हुई थी, किसके राज्यकाल के समय हुई थी? तो ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए में अशोका है, ऑप्शन बी है कनिष्का, ऑप्शन सी है बृहद्रथ, ऑप्शन डी है आपका हर्षवर्धन। तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कब हुई थी? कब हुई थी अगर बात करते हैं तो 72 AD में हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? ये कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो कौन थे रूलर उस समय आपके? कनिष्का थे रूलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिलीजियस मूवमेंट इन यूरोप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिनेसेंस बिकेम पॉपुलर। जो रिलीजियस मूवमेंट थे, समझ गए आप, जो रिलीजियस मूवमेंट थे यूरोप में रिनेसेंस के समय, किससे रिलेटेड बिकम पॉपुलर क्यों हुए? वो धार्मिक जो मूवमेंट हुए उस समय यूरोप में जब रिनेसेंस चल रहा था, यानी कि रिनेसेंस को बोलते हैं नव जागरण काल। क्या बोलते हैं? नव जागरण काल। तो जो नव जागरण काल जब हुआ वहां पर, तो क्यों फेमस हुआ? जो रिलीजियस मूवमेंट हुए थे। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इट वाज रिलेटेड टू रिलीजन, क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड मैटर था इसलिए पॉपुलर हुआ। ऑप्शन बी दिया है, कह रहे हैं कि इस इट वाज स्टार्टेड टू रिमूव करप्शन फ्रॉम रिलीजियस एंड इम्पोज रिस्ट्रिक्शन अपॉन द चर्चेस। ये क्या सही स्टेटमेंट है? यानी कि इनमें रिलीजियस मूवमेंट में क्या करप्शन जैसे होता था, पादरी माना जाता सुप्रीम, तो वो स्टेट के रूल्स पे भी क्या हस्तक्षेप करता था। तो इन सबको क्या किया? रिस्ट्रिक्शन करने लगे हम लोग चर्चों पर। ठीक है, वहां पर यूरोप में लोग। ऑप्शन सी दिया है, द मूवमेंट वांटेड टू एस्टैब्लिश अ नेशनल मोनार्की, यानी कि राज्य एकाधिकार मनाना चाहता था, ना कि रिलीजियस को पूरा ओवर सर्वोपरि मानना चाहता था। ठीक है, यानी कि राजतंत्रात्मक, भारतीय राजतंत्रात्मक जो सिस्टम बनाना चाहता, नेशनल मोनार्की बनाना चाहता था, ना कि चर्च को माना सुप्रीम माना जाए या रिलीजन को सुप्रीम माना जाए। तो आपके ऑप्शन कौन से थे? सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन है, सारे ये रीजन थे। इसी वजह से जो रिलीजियस मूवमेंट चला था रेनेसांस पीरियड में, वो यूरोप में कब हुआ? वो पॉपुलर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा और जब टेस्ट लीजिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ अरब पोर्तुगीज डोमिनेटेड द सी रूट्स, यानी अरबों के ऊपर पोर्तुगीज ने डोमिनेट किया सी रूट्स में। क्यों? ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया, बिकॉज ऑप्शन ए में दिया है पोर्तुगीज हैड वेल इक्विप्ड शिप। कह रहे हैं कि पुर्तगालियों के पास क्या था? वेल इक्विप्ड शिप हुआ, जहाज हुआ करते थे बोल रहे हैं। फिर ऑप्शन दिया, दे हैड कंपास फॉर देयर हेल्प, यानी पुर्तगालियों के पास क्या कंपास हुआ करता था अपनी हेल्प के लिए, ऐसा बोला गया है। ऑप्शन सी दिया है, दे वर वेरी गुड नेविगेटर्स, ऑप्शन सी में दिया गया है। एंड ऑप्शन डी में दिया गया, दे वर हेल्प बाय द देयर किंग्स, यानी वह अपने राजाओं के द्वारा मदद की जाती थी उनकी। तो क्या उसमें ऑप्शन राइट है? क्या दे हैड कंपास फॉर देयर हेल्प, तो उनके पास कंपास हुआ करता जिससे क्या वो डायरेक्शन अच्छी से सही से प्रोडिक्ट करते थे। तो जो भी उनके पास एक तरह से रूट का जो क्लियरेंस हुआ, यानी कि रूट सिलेक्शन का जो प्रोसेस हुआ उनके पास अच्छा था। किसके पास? पोर्तुगीज के पास, यानी पुर्तगालियों के पास। इसलिए उन्होंने क्या किया? सी रूट्स में डोमिनेट किया था। और अगर आपको याद होगा, पुर्तगालियों ने एक सुनी होगी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट करी थी? तो पुर्तगालियों ने ही की थी। कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये पॉलिसी आई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? पुर्तगालियों की। और इन्होंने क्या शुरू किया था? एक दस्तक सिस्टम शुरू किया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आपको कि कहीं पर आपको सामान उसमें ले जाना है तो आप हमसे कह सकते हैं और हमसे पेमेंट कर सकते हैं और एक तरह से रजिस्ट्रेशन मतलब करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम शुरू किया था पुर्तगालियों ने। ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ। द मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पोप, जो मार्टिन लूथर वहां के एक बड़े वो हुए हैं फिलोसफर, तो उन्होंने क्या किया? पोप के अगेंस्ट बोला था, प्रोटेस्ट का अगेंस्ट किया था पोप के। ठीक है, क्यों किया था उसका ऑप्शन रीजन पूछा जा रहा है। द पोप एंजॉयड द लग्जरियस लाइफ, क्योंकि जो पोप थे विलासितापूर्ण लाइफ में बिजी थे, एंजॉय कर रहे थे। दूसरा क्या था? ही इनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ इंटेलिजेंस, और वो इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रोटेस्ट किया पोप के खिलाफ। और दूसरा क्या? ही हैड बिकम डिक्टेटर हो रहे थे पोप। एंड ऑप्शन डी क्या है? ही वाज फॉरनर टू जर्मनी, यानी कि जर्मनी के लिए वो विदेशी हुआ करते थे, ऐसा मानना था उनका। ये ऑप्शन दिया गया है।
तो आपका मार्टिन लूथर जो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि दे इनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि जो विलासितापूर्ण है, संलिप्ततापूर्ण वाली जो प्रौद्योगिकी थी या प्रोसेस थी, वो उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो इन सबको प्रैक्टिस में बिजी हुआ करते थे जो पोप थे। तो इसके विरोध में यानी कि इसके अगेंस्ट में मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, किसके, पोप के खिलाफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द मेन कॉज ऑफ ब्लडलेस रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, जो ब्लडलेस जो रेवोल्यूशन हुआ अंग्रेज में, जिसे कहते हैं श्वेत क्रांति, तो वो श्वेत क्रांति इंग्लैंड में होने का मेन कारण क्या था, मेन रीजन क्या था, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है द इनकरेजमेंट ऑफ रूल्स फॉर कैथोलिक रिलीजन इन द कंट्री, यानी कि जो इनकरेजमेंट रूल करना था कैथोलिक रिलीजन के लिए, इस प्रमोशन के लिए ऐसा बोला जा रहा था। ठीक है, ऑप्शन बी दिया यानी कि कैथोलिक रिलीजन को ज्यादा तवज्जो देने के लिए, यानी प्रमोट करने की वजह से क्या हुआ, ब्लडलेस जो रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया, ये उसका एक रीजन है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, कर्टेलिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेकिंग मोनार्किज्म पावरफुल, यानी कि जो राज्य सत्तात्मक थी, यानी कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था को क्या करते थे, वो प्रमोट करते थे, पावरफुल बना रहे थे, और जो है पार्लियामेंट की पावर को कर्टेल कर रहे थे। ये भी इसलिए भी ऐसा रीजन इसको भी माना जाता है। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया है जेम्स सेकंड वाज द प्रूव्ड कल्प्रिट फॉर द रिलीजियस क्राइम, यानी कि जो धार्मिक अपराध के केस में क्या हुआ, जेम्स जो सेकंड उस समय मोनार्क वहां के राजा हुआ करते थे, वो कल्प्रिट पाए गए, दोषी पाए गए। तो ये भी रीजन था उनके रेवोल्यूशन को, ब्लडलेस रेवोल्यूशन होने का इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव कॉज, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इन 1215 AD जॉन was compelled by the lords to sign an agreement which was called, यानी कि 1215 में जो एडी में जॉन थे जिन्होंने कंपेल्ड किया किसको, लॉर्ड को, जो वहां के राजा हुआ करते थे जेम्स, जिनको वो जेम्स सेकंड बोला जाता था। तो उन्होंने साइन किया, कौन सा, किस पे उन्होंने साइन किया था, ये बोला जा रहा है। तो आपको फिर ऑप्शन आपका दिया है बिल ऑफ पिटीशन, ऑप्शन बी है मैग्ना कार्टा, ऑप्शन सी है पिटीशन ऑफ राइट, एंड ऑप्शन डी है आपका पेरिस एग्रीमेंट। तो क्या है आपका, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो यानी मैग्ना कार्टा में क्या दिया गया था, राइट्स दिए गए थे, राइट्स टू इंडिविजुअल बोला जाता है। अगर हिंदी में शब्द अभी इंडिया में कौन से, किसके लिए इंडिया में यूज किया गया, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, किसको, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन है, या मैग्ना कार्टा ऑफ पॉलिटिक्स, मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, किसको बोला जाता है, वो है आपका फंडामेंटल राइट, जो इंडिया में कहा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान रखिए कि फंडामेंटल राइट्स को इंडिया का क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेवोल्यूशनरी हु थ्रू अ बॉम्ब इन असेंबली वाज, यानी कौन से रेवोल्यूशनरी थी जो देशभक्त थे, या रिवोल्यूशनरी जो पीपल्स थे उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। तो असेंबली में बम कब फेंका था, 1929 में फेंका गया था। ऑप्शन के कहाँ दिया है आपका, चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल, एंड ऑप्शन डी है सुखदेव। तो किन्होंने फेंका था, भगत सिंह ने। बट भगत सिंह के साथ एक बंदा और था जिसका क्या नाम था, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छपेगा, क्योंकि भगत सिंह के गांव में ही क्या हुआ था, भगवंत मान जी ने इस बार के जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर वहां पर शपथ ग्रहण करी थी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो क्या नाम था उनका, बीके दत्त नाम था, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो बटुकेश्वर दत्त थे और दूसरे भगत सिंह थे। 1929 में असेंबली में बम फेंका गया था। तो ये ध्यान रखिए, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following names is wrongly mentioned among those who were hanged during the time of national movement? यानी कि कौन सा जो नेम दिया गया है वो रॉन्गली दिया गया है और जिनको फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया है, किसको, कौन सी, यानी कि किनको नहीं दी गई थी। ये आप सीधा उल्टा आप इसका अर्थ क्या निकाल सकते हैं कि यानी कौन सा मतलब रेवोल्यूशनरिस्ट था जिनको फांसी की सजा नहीं दी गई थी। ठीक है, रॉन्गली नेम लिस्ट है, इसलिए तो रॉन्ग नेम है, यानी कि नहीं चाहिए हमको, जो नहीं जिसको दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है सरदार भगत सिंह, तो ये तो एकदम करेक्ट था।
सुखदेव को दिया गया था, ये भी सही था आपका। ऑप्शन सी दिया अशफाक उल्ला खां को भी दिया गया था। एंड ऑप्शन डी दिया है चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद जी को फांसी नहीं हुई थी, क्यों? क्योंकि इन्होंने सेल्फ में खुद को गोली अपने से सेल्फ शॉट डेड करा था, इन्होंने सेल्फ अपने आप को गोली मारी थी। कहां पर इनकी डेथ कहां हुई थी? अल्फ्रेड पार्क में। कहां पर है ये अल्फ्रेड पार्क? इलाहाबाद, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद में। अशफाक उल्ला खां को फांसी कब हुई थी? आपको याद होगा, काकोरी काकोरी ट्रेन एक्शन, जो उसका नाम भी काकोरी ट्रेन कॉन्फ्रेंसी बोला जाता था, अभी उसका नाम बदल दिया यूपी गवर्नमेंट ने। क्या नाम बदल दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। तो पहले अगर बोलेंगे तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी केस। कब हुआ था ये घटना? 1925 की घटना है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं, रिपोर्ट होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और भी ये अगर इनकी बात करें, जब 1929 में जिसमें फांसी हुई थी, तो इनमें 3 लोगों को फांसी दी गई थी, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और दूसरा बंदा कौन था? राजगुरु। तो इनको कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को दी गई थी, इसलिए हम लोग 23 मार्च को क्या मनाते हैं? 23 को मार्च को मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस, हर साल मनाया जाता है। इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तीनों को किस केस के में दिया गया था? तो इनको केस में दिया था आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, तो उसमें इनको दी गई थी सजा। किनको? राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ये तीनों को फांसी एक साथ दी गई, 23 मार्च को दी गई, इसलिए 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। अशफाक उल्ला जी को फांसी कब दी गई थी? जब काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1925 में, और उसमें ये पकड़े गए थे तो उनको दी गई थी। इसमें साथ साथ इनको कौन कौन थे? इसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे, बट उनको पकड़ा नहीं जा सका था, उन्होंने पकड़ अपने आप को आजाद रखा था। और जब पकड़े जाने थे वाले थे, तो उन्होंने अपने आप को गोली मारी। कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर आपका? ये इलाहाबाद यूपी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज फाउंडेड ऑन द 24 अक्टूबर 1945 इज नोन एज, यानी कि 24 अक्टूबर को जो एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संघ जो बना, संघ बना, उसका क्या नाम है? ऑप्शन दिए है आपको, रेड क्रॉस सोसाइटी। ऑप्शन बी है आपको यूएनओ, यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी क्या है? लीग ऑफ नेशन। ऑप्शन डी क्या है? YMCA। इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो यंग मेंस ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्या है ये? यंग मेंस ऑफ क्रिश्चियन एसोसिएशन का फुल फॉर्म है। तो 24 अक्टूबर 1945 क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टेब्लिशमेंट किसकी हुई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जिसे बोलते हैं। तो हमेशा हम लोग 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूएन डे। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूएन डे। अगर यूएन डे की बात, अगर यूएनओ की हेडक्वार्टर की बात करें, तो यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है आपका? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क है आपका वाशिंगटन DC, ठीक है। वाशिंगटन में है आपका, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? न्यूयॉर्क, USA। आगे बढ़ते हैं। यूएनओ हो गया आपका, ठीक है। अगर लीग ऑफ नेशन की बात करते हैं, तो लीग ऑफ नेशन में क्या हुआ था? कब बना था ये आपका लीग ऑफ नेशन? तो लीग ऑफ नेशन की बात करते हैं, जब लीग ऑफ नेशन जो था ये फेल हो गया था, तभी हमने क्या बनाया था? यूएनओ बनाया था। लीग ऑफ नेशन बना था 1920 में, वर्ल्ड वार 1 जो हुआ था उसके बाद, ठीक है। तो वर्ल्ड वार जो हो रहे थे उनको रोकने के लिए बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। जब लीग ऑफ नेशन फेल हुआ तो उसके बाद बनाया गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर यूएनओ के अगर हेड अभी चेयरमैन कौन है आपके? तो चेयरमैन आपको एंटोनियो गुटरेस,
एंटोनियो गुटेरेश। तो ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सेकेंड टर्म में है। ठीक है, ये उनका सेकेंड टर्म है, पहले भी थे और इसका सेकेंड टर्म है उनका चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग। द कोल्ड वार मीन्स, यानी कि जो कोल्ड वार होता है, शीत युद्ध क्या होता है? क्या शीत युद्ध? ऑप्शन दिया गया आपका ए में द वार ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो जवाबी जंग होती है। ठीक है, जवानी जंग जिसको बोलते हैं, वर्डों से शब्दों से युद्ध होता है। दूसरा क्या है, जैसे आपस में कोई लोग आपस में लड़ जाते हैं, बकवास बात बात करते हैं लगते हैं, उसे बोलते हैं वार ऑफ वर्ड्स। दूसरा क्या है, द वार ऑफ विदाउट आर्म्स, यानी कि बिना हथियारों के युद्ध हुआ। ठीक है। ऑप्शन सी क्या, द वार इन विच द आर्म्स आर नॉट यूज्ड बट द होल एटमॉस्फेयर ऑफ वार रिमेन्स द सेम बिटवीन द राइवल कंट्रीज, यानी कि युद्ध के समय तो हथियार नहीं यूज होंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा, ऐसे लगेगा कि पूरा पूरा एटमॉस्फेयर जो है राइवल जो कंट्रीज हैं उनके बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो दिखाई देती है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है शीतवार। ऑप्शन डी दिया आपका द वार विथ स्टिक, यानी जो लकड़ियों से या स्टिक से डंडी से युद्ध किया जाए। तो शीत युद्ध क्या है आपका, द वार इन विच द आर्म्स आर नॉट यूज्ड बट द होल एटमॉस्फेयर ऑफ वार रिमेन्स द सेम बिटवीन द राइवल कंट्रीज। हथियार नहीं यूज होंगे, लेकिन ऐसा लगेगा जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर यह होगा, पर्यावरण समझ में आएगा, एनवायरनमेंट समझ में आएगा, एटमॉस्फेयर की युद्ध हो रहा है दोनों कंट्रियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। द कंट्री विच यूज्ड वीटो पावर इन यूएनओ ऑन कश्मीर इशूज इन फेवर ऑफ इंडिया। तो जो कश्मीर इशू पर इंडिया के सपोर्ट में जिन्होंने वीटो पावर यूज किया था, उन्होंने कौन सी कंट्री थी, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपका ऑप्शन दिया है यूएसए, यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन बी है आपका फ्रांस, ऑप्शन सी है आपका यूएसएसआर, ऑप्शन डी है आपका इंग्लैंड। तो किसने किया था, यूएसएसआर, जो अब क्या बन गया है, रशिया। ठीक है, यूएसएसआर क्या बन गया है, रशिया। ठीक है, तो ये कश्मीर मुद्दे पर किसने वीटो किया था इंडिया के सपोर्ट में, तो रशिया ने किया था, रशिया ने किया था। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पी, अगर यूएन की बात करें तो कितनी मेंबर कंट्री होती हैं, तो P5 होती हैं और 10 क्या होती हैं, कंपरेरी उनका इलेक्शन होता है। P5 होती है यानी परमानेंट 5 होती हैं, और 2 क्या होती हैं, टेम्परेरी होते हैं, रिमेंबर। ठीक है, तो P5 की बात करें तो 4 तो यही है, यूएसए कौन है, यूएसए है, फ्रांस है, इंग्लैंड हो गया, जैसे यूके बोलते हैं। ठीक है, यूके वैसे वर्ड लिखिए, यूके जो है, फिर रसिया हो गया आपका, और चौथा ये हो गया, पांचवा क्या आपका, चाइना। तो ये 5 क्या है, P5 कंट्री हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा, P5 कंट्री, और 10 क्या होती है टेम्परेरी में, हर साल उनका इलेक्शन होता है, हर 2 साल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हड़प्पा इज फेमस फॉर, द हड़प्पा क्यों फेमस है, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक, हड़प्पा इज फेमस एज, क्यों फेमस है। ऑप्शन ए दिया है द कमर्शियल सेंटर ऑफ क्लासिकल इंडिया, ऑप्शन बी दिया है अर्बन सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी दिया है द वैदिक टाउन ऑफ ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ऑप्शन डी दिया है आपका द कैपिटल ऑफ इंडियन किंगडम ऑफ क्लासिकल टाइम। तो क्या है, हड़प्पा क्यों फेमस है, ये इंडस वैली की साइड है, तो अर्बन सेंटर है किसके लिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन, किसके लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं कुछ फैक्ट की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी या खोज किसने करी थी, तो किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने। किसने करी थी, दयाराम साहनी। ठीक है, कब की गई थी दयाराम साहनी जी ने कब किया था, दयाराम साहनी कब किया था आपका, 1921 में। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का अगर बात करते हैं तो कौन सी ये है आपका, दयाराम साहनी जी ने खोज करी थी, और 1921 में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या अर्बन सेंटर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और भी अगर बात करें तो ग्रेनरीज कहाँ पर मिली थी, यानी ग्रुप ऑफ ग्रेनरीज मिली थी, ग्रुप्स ऑफ ग्रेनरीज कहाँ मिली थी आपका, ये मिली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अगर सिर्फ ग्रेट ग्रेनरी जिसको बोलते हैं तो वो आपकी मोहनजोदाड़ो में मिली थी। ये दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, जब ग्रेट बात की बात करेंगे तो वो कहाँ पर, मोहनजोदाड़ो में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाय द फर्स्ट सेंचुरी एडी द न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज नोन एज, जो बुद्धिज्म था एक फर्स्ट सेंचुरी की एडी के आसपास जो नया फॉर्म में आया तो उस बुद्धिज्म को क्या बोला जाता है, किसकी तरह से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है महायान, ऑप्शन बी है हीनयान, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है आपका
वज्रयान, ऑप्शन डी है आपका सहजयान। तो जो फर्स्ट सेंचुरी में प्रचलित हुआ था, प्रमोट हुआ था या फेमस हुआ था, वो क्या था? महायान बुद्धिज्म। ठीक है, महायान बुद्धिज्म। जो अशोका अगर किस बुद्धिज्म का पार्ट था, यानी अशोका किस बुद्धिज्म को फॉलो करता था, वो भी क्या था? महायान था। ठीक है, महायान बुद्धिज्म को फॉलो करता था। और अशोका ने क्या किया था? संगा, संगा, धम्मा, मित्रा, ये सारे क्या थे? उन्होंने अपने प्रमोट करने के लिए, ये प्रमोट करने के लिए क्या किया था? अपनी पुत्री को भी, अपनी डॉटर को और अपने सन को, संघमित्रा और उसके लड़के जो राहुल थे, उनको प्रमोट करने के लिए कहाँ? श्रीलंका भेजा था इस धर्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ कलिंगा, अशोका, ऑप्शन ए, एम्ब्रेस द बुद्धिस्ट रिलीजन। ये सही बात है कि उन्होंने कलिंगा वार के बाद ही बुद्ध को अपने में धारण किया था, एम्ब्रेस किया था। ऑप्शन बी है, रिनाउंस द पॉलिसी ऑफ वार एंड विक्ट्री, यानी उसके बाद से युद्ध की जो नीति थी, पॉलिसी थी, उसको छोड़ दिया। ये भी सही है आपका। ऑप्शन सी है, स्टार्ट द पॉलिसी ऑफ धर्म धम्मा संघास। तो ये किसकी? धर्म और संघ की जो पॉलिसी थी, उसको स्ट्रेटजी थी, उसको अपनाया था। तो ऑप्शन आपका दिया है डी, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। आल दी अबव करेक्ट, यानी आल दी अबव। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर कलिंगा वार की अगर थोड़ा बात कर लेते हैं, कलिंगा वार कब हुआ था आपका? 261 बीसी में हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। और कलिंगा वार किसके किसके बीच हुआ था? कलिंग, कलिंग और जो अशोक, कलिंग कहाँ बोलते हैं? उड़ीसा में कलिंगा पाया जाता है, तो कलिंगा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, कलिंग प्लस वर्सेस क्या हुआ था? अशोका। ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। और 261 बीसी में हुआ था। और कलिंगा कभी अगर आपको याद होगा तो उन्होंने एडिक्ट लिखवाए हैं जो स्टोन्स पर, तो उसमें जो कौन सा नंबर का एडिक्ट है? 13th नंबर का जो एडिक्ट है, उसमें कलिंगा वार का मेंशन किया गया है। ठीक है, कलिंगा वार को किसमें मेंशन किया है? 13th नंबर के स्टोन एडिक्ट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द गंधार स्कूल ऑफ स्क्रिप्चर वाज ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड मतलब क्या होता है? मिक्सचर। ठीक है, ब्लेंड का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। यानी कि जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, वो किसका किसका मिक्सचर है? ठीक है, तो किसका मिक्सचर है आपका? ऑप्शन ए दिया है इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल, ऑप्शन बी है इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल, ऑप्शन सी है वाज प्योरली इंडियन, यानी कि केवल प्योरली इंडियन है, ऑरिजिन की है। ऑप्शन डी दिया है इंडियन एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टाइल। तो किसका है ये? गांधार स्कूल। तो ये है इंडियन प्लस ग्रीक स्टाइल का मिक्स है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये दोनों बहुत फेमस हैं आपकी पेंटिंग की जो है स्टाइल हैं, स्कल्पचर की स्टाइल हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आर्ट, अगर ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कब फेमस हुई? तो किसके रूल के समय? कनिष्का के रूल के समय फेमस हुई। ठीक है, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी वाज करेक्टराइज बाय, यानी कि जो अकबर की धर्म के प्रति धार्मिक जो प्रवृत्ति थी या धार्मिक स्ट्रेटजी थी, पॉलिसी नीति थी, धार्मिक नीति, वो किस तरह से परिभाषित या करेक्टराइज की जा सकती है? ऑप्शन दिया है टॉलरेंस टूवर्ड्स ऑल द रिलीजियस, ऑप्शन बी है आपका इन डिफरेंस ऑफ टू रिलीजन, ऑप्शन सी है एन इलिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजियस कम्युनिटी, ऑप्शन डी दिया है आपका बिलीफ इन सेकुलरिज्म। तो उस समय क्या था? अकबर की जो पॉलिसी थी, टॉलरेंस हुआ करता था टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीन इलाही वाज एक्सेप्टेड ओनली बाय वन रिनॉन्ड कोर्टियर नेम्ड, यानी कि जो दीन इलाही जो बनाया था, उन्होंने धर्म शुरू किया था अकबर के समय में, तो उनको किसने, कौन से उनके जो कोर्ट के नेम के फेमस रिनॉन्ड आदमी थे, फेमस पर्सन थे, जिन्होंने दीन इलाही धर्म को एक्सेप्ट किया, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया है ए में मान सिंह, ऑप्शन डी में दिया है आपको टोडरमल, ऑप्शन सी में दिया है बीरबल एंड ऑप्शन डी में दिया है भगवान दास। तो ओनली थे, केवल उन्होंने अडॉप्ट किया था कौन से? वो बीरबल जी ने क्या किया था? दीन इलाही धर्म को एक्सेप्ट किया था। अगर इन चारों को टोडरमल की बात करते हैं तो टोडरमल किसके लिए हेड हुआ करते थे? रेवेन्यू सिस्टम के लिए फेमस है। ये किसके लिए? रेवेन्यू सिस्टम के, या फाइनेंस, जैसे आज फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं,
तो उस समय क्या थी इनकी पॉलिसी, रेवेन्यू सिस्टम को लेके हुआ करती थी। मान सिंह कौन थे ये? मान सिंह को याद होगा आपको। तो मान सिंह जब राणा प्रताप जी का युद्ध हुआ था, ये मान सिंह राणा प्रताप जी के छोटे भाई थे। तो मान सिंह कौन थे? ये उनके आर्मी के हेड हुआ करते थे, आर्मी चीफ हुआ करते थे मान सिंह। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर वाज डिफरेंट फ्रॉम द शेर शाह। जो अकबर का रेवेन्यू सिस्टम था वो शेर शाह सूरी जो हुए हैं उनसे किस तरह से डिफरेंट है, ऐसा पूछा गया है। डिफरेंट फ्रॉम द शेर शाह, बिकॉज डिफरेंट था शेर शाह से, ऐसा पूछा जा रहा है क्यों। तो ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए दिया है आपका, द टैक्सेस वर रियलाइज्ड इन कैश, यानी कि जो टैक्स लिया था कैश में ले, नहीं दोनों ही कैश में लेते तो ऐसा कोई बात नहीं, डिफरेंस नहीं था। ऑप्शन बी दिया है, द टैक्सेस वर रियलाइज हार्शली, यानी कि जबरदस्ती मतलब कठोरता से टैक्स वसूल किया था। तो ये भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी जो डिफरेंस की बात हो। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है, टैक्सेस वर रियलाइज्ड ऑन द एवरेज ऑफ 10 ईयर ऑफ प्रोडक्शन। एंड ऑप्शन डी दिया है, द टैक्सेस वर मिनिमम, तो मिनिमम भी नहीं थे। तो ये क्या था, 10 ईयर के जो प्रोडक्शन हुआ था, एवरेज प्रोडक्शन लेते थे वो 10 ईयर का लेते थे, कभी 5 कुंटल 10 कुंटल 20 कुंटल कभी ऐसे हुआ। तो जो भी एवरेज आता था 10 ईयर का उसके अकॉर्डिंग टू टैक्स लिया जाता था, ऐसा उसमें है, ये डिफरेंस था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 23rd क्वेश्चन पर। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनसबदारी सिस्टम वाज दैट, यानी कि जो मेन मनसबदारी का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो क्या था। ऑप्शन दिया है, इट वाज द बेस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का बेस था। ऑप्शन सी बी दिया है, इट वाज अ सिस्टम टू गिव हॉनर टू रेप्यूटेड पीपल, यानी कि जो रेप्यूटेड सम्मानित लोग हुआ करते थे या बड़े वर्ग हुआ करते थे उनको हॉनर देने के लिए ऐसा सिस्टम था, कह रहे हैं मनसबदारी सिस्टम। और ऑप्शन सी में दिया है, इट वाज द सिस्टम फॉर मेकिंग द मिलिट्री पर्सनल, यानी कि जो लोग मिलिट्री पर्सनल बनाने को बोला जाता था इसलिए ऐसा सिस्टम अप्लाई किया था। ऑप्शन डी दिया है, दिस सिस्टम वाज सिमिलर टू द यूरोपियन सिस्टम ऑफ बैरॉन्स, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि जो ये बेस हुआ करता था, जो मनसबदारी सिस्टम हुआ करता किसका, सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। द कमेंसमेंट ऑफ रिनेसेंस इन यूरोप वाज मेनली स्प्रेड बाय, तो जो नव जागरण काल हुआ, कमेंसमेंट आया यूरोप में, उसको किसके द्वारा स्प्रेड किया गया मेनली। तो ऑप्शन दिया है आपका ए, जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के थ्रू। ठीक है, यानी कि जो भूगोल में वर्ग में या भूगोल ज्योग्राफी में कोई खोज हुई, एक्सप्लोर किया गया उसकी थ्रू। ऑप्शन बी दिया है डिसअपियरेंस ऑफ मिडिवल ट्रेडिशन, यानी कि जो मध्य काल के थे, यानी मध्य पीरियड में क्या था, डिसअपियरेंस द ट्रेडिशन को हटा दिया गया, ऐसा बोला गया मिडिवल पीरियड में, तो वो भी नहीं। ऑप्शन सी दिया है, कैप्चरिंग ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय टर्क्स, तो टर्कियों ने जो कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था, जो एक ट्रेड रूट था इंडिया पहुंचने का जिससे, तो उसको कब्जा कर लिया तुर्कियों ने, ऑप्शन बी सी। एंड ऑप्शन डी दिया, डेवलपिंग ऑफ टाउन लाइफ, तो कैसा कौन सा रीजन था इसका, रिनेसेंस के लिए मेजर रीजन क्या था, कैप्चरिंग ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसका मतलब क्या था, जैसे यूरोपियंस में, यूरोप में क्या होता है, बहुत सर्दी पड़ती है, जब सर्दी पड़ती है तो उनको क्या चाहिए, मसाले स्पाइसेस वो लेते थे बहुत सारे। ठीक है, जब स्पाइसेस लेते थे तो स्पाइसेस कौन देते थे, अरब के लोग दिया करते थे, जिनको सप्लाई करते थे अरब पर्सन। ठीक है, अरबिक लोग। अब जब अरबिक लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, जो क्या जो स्पाइसेस कहाँ से लेते थे, इंडिया से लेते थे। तो इंडिया से लेने के बाद वो किस रूट से जाते थे, लैंड रूट पे आते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल कब्जा कर लिया टर्कियों ने, टर्किश पीपल ने, तो इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा जिससे क्या स्पाइसेस वो ले पाए इंडिया से। तो इसके लिए उन्होंने नया रूट सोचा, जिसको बोलते हैं जो वास्को डी गामा, जो भारत आया पहली बार, तो फिर उन्होंने क्या, सी रूट डिस्कवर करना शुरू किया। ठीक है, तो सी रूट की खोज हुई। और कब आए थे वास्को डी गामा, 1498 में भारत में कब आए थे वास्को डी गामा, पहले पोर्तुगीज थे ये, तो ये ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा। ठीक है, तो जिन्होंने खोज करी केप ऑफ गुड होप से, यानी कि आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। द अर्थ राउंड द सन, नॉट द सन राउंड द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी है सूर्य के चक्कर लगाती है, ना कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। दिस कंक्लूजन मेड बाई, यानी कि ये कंक्लूजन किसने दिया था, ऐसा सब पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है कॉपरनिकस, ऑप्शन बी है इरास्मस, ऑप्शन सी है जियोनेरिक्स, ऑप्शन डी है आपका शेक्सपियर। तो किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, मेड दिया था आपको, ये दिया था कॉपरनिकस ने जी ने। ठीक है,
तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों से, जिससे और ये एज आप टेस्ट लीजिएगा, जिससे आपको लगे कि हाँ हम भी कुछ पहले से पढ़ रहे हैं, और इसीलिए हमने साथ साथ टेस्ट की तरह दिया ही है और प्लस एक्सप्लेनेशन कर रहा है। अभी इसका हर अब कल नेक्स्ट जो है उसका सेकेंड पार्ट आएगा, जिसमें हम उस नेक्स्ट 25 क्वेश्चन शुरू करेंगे। ऐसे जब तक पीटी आने वाला है आपका 2022 अक्टूबर तक, तब तक हम 1800 प्लस की जो सीरीज है इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।